हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो है गुलाम वंश पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश में हम लोगों का जो आज का सीरीज है वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान हो गई जो 1236 से 1240। दूसरी महिला शासिका है रानी रुद्रदम्मा जो 1260 से लेकर 1291। तीसरी है मरदुम जहां 1461 से लेकर 1469। और चौथी है रानी दुर्गावती, नाम तो सुने होंगे, दुर्गावती। पांचवी है चांद बीबी सुल्तान, छठी है बेगम बड़ी साहिबा और सातवां है ताराबाई, नाम सुने हैं ताराबाई का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। और हमारा आज का विषय है रजिया सुल्तान। रेडी हैं आप लोग, सुनने के लिए रेडी हैं? चलिए, रजिया सुल्तान के बारे में जाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ग्वालियर में था और ग्वालियर में उसका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद कोई बेटा उसका काम नहीं आता है। सब अपना राजपाट गद्दी पकड़ने के लिए दिल्ली से ना टस होता है और ना मस होता है। टस मस दोनों नहीं होता है, लेकिन अंततः काम आती है बेटी। आप लोग भी बेटी है, पिता के हैं बेटी, तो पिता की अगर बेटी है तो बेटियां पापा मम्मी को धोखा नहीं देती हैं, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करती हैं। और जो बेटी अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं, समझ लीजिए कि उनका जीवन। इसलिए माँ बाप आप लोगों पे इतना पैसा खर्चा कर रहा है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, ज़्यादा भावुक नहीं करेंगे, आगे चलते कहानी पर। तो रजिया सुल्तान जो है वो पहुंच जाती है ग्वालियर पिता के सेवा में। इल्तुतमिश उनको देख के पूरा प्रसन्न हो जाता है, खुश। कोई नहीं तो मेरा बेटी आई। नहीं, आप लोग के पिताजी अगर तबीयत खराब होंगे तो कितने लोग जाइएगा पिताजी के सेवा में? हाथ खड़ा कीजिए। जाइए, आप नहीं जाइएगा? आए तुम नहीं जाएगा? गजब, तो हाथ नहीं खड़ा कर। तू नहीं जाएगी तो हाथ खड़ा कीजिए, ऐसे करके नीचे कीजिए। अच्छी बात है, सभी लोग जाएंगे। कोई ऐसा बेटा या बेटी नहीं है जो नहीं जाएगा, सब लोग जाता है कि नहीं? तो इल्तुतमिश के सेवा के लिए कौन पहुंच जाती है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान सेवा करती है अपने पिता का, और पिता उनका वहीं से आदेश जारी करते हैं कि मेरा अगला उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो है रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका। अब वो ये नहीं बोला था भारत की पहली महिला शासिका, वो ये नहीं बोला था। ये तो इतिहासकार के द्वारा कहा गया ना कि भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। लेकिन इल्तुतमिश जो है वह उसको सुल्तान घोषित कर चुका था। अब ये ग्वालियर में है, बात समझना, ग्वालियर में है। अब उधर दिल्ली में उसका बेटा लोग में होड़ लग गया 1236 में। ध्यान से सुनना, रजिया जाने से पहले हम लोग को चलना पड़ेगा ना दिल्ली। अब दिल्ली में 1236 में उसका बेटा इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया। अब इल्तुतमिश तो घोषित किया था रजिया सुल्तान को कि हमारा जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा कौन? रजिया सुल्तान। अब ये बात पहुंच जाता है किसके पास? जो दिल्ली में वही चालीसा के पास, यानी कि तुर्क सरदारों का जो समूह था ना, जिसको कहते थे हम लोग क्या, किंग मेकर चालीसा। उसको जब ये बात पता चलता है कि इल्तुतमिश जो है रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया, अब इन लोग कहता है कि भाई एक लड़की, मतलब अब हम लोग काम करने वाले हैं एक लड़की के अंडर में ना, ये नहीं होगा। ये आनन फानन में क्या करता है, रुकनुद्दीन फिरोज उस शासक बनवा देता है, सुल्तान घोषित करवा दिया। बात समझिए। कहा जाता है कि
कि लखनौती के शासक नसरुद्दीन फिरोज मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी और उसका छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। तुर्क अमीर एक स्त्री को राज करते हुए देखना पसंद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने तुर्क अमीरों ने फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान और उनके अक्तदारों के षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में सुल्तान बना दिया। बैठ जा गद्दी में। 1236 अरे 1236 एक दूसरे से मारा। ग्वालियर में कौन है? सुल्तान घोषित हो चुका है इनके बारे में कि ये सुल्तान बनेगी, लेकिन तुर्क लोग क्या चाह रहा था कि हम लोग लड़की के अंदर में काम नहीं करेंगे। रे भाई, अपने शान के खिलाफ है कि औरत के नीचे काम करेंगे, सवाल नहीं उठता है। आनन फानन में जो है ये लोग किसको बना दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया 1236 में। और रुकनुद्दीन फिरोज का जो हैंडल करने वाली थी उनकी माता, उनका नाम था का शाह तुर्कान, ये हैंडल करती थी। ठीक है, हैंडल करती थी। अब रजिया सुल्तान चोरी छिपे छुप के चाहती थी किसी भी तरह से इसको उखाड़ के फेंके। तो रजिया सुल्तान का कालखंड बता रहे आपको बहुत कम समय का, 1236 से लेकर 1240 तक ही है। अब रजिया सुल्तान जो है पहुंचती है कहाँ? जो उस वक्त पहुंचती है दिल्ली में एक मस्जिद में, जहां जिस वक्त नमाज पढ़ा जा रहा था। नमाज पढ़ते हुए जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र, अब लाल वस्त्र किसका प्रतीक था? इल्तुतमिश के द्वारा न्याय का प्रतीक था ना। तो लाल वस्त्र पहनकर पहुंचती है लोगों के पास और हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि आप हमें समर्थन दे, हमारे पिता ने मुझे सुल्तान घोषित किया है, मुझे मौका दें। क्या एक स्त्री राज्य नहीं चला सकती है? हाँ, लोगों को अपने अधीन की, लोगों को समझाया कि जब मुझे सौंपा गया है सत्ता तो फिर ये रुकनुद्दीन फिरोज क्यों बैठा हुआ है। अमीर जितने भी लोग थे वो सब उसके बात में आते हैं और कूच कर जाते हैं किधर? महल की ओर। और महल पे हमला करके रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी माता को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कर लिए और कैप्चर करने के बाद रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठ जाती है। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। अब रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी तो कहा जाता है कि तुर्क सरदार में जो चलीसा थे ना, उनमें बहुत सारे लोगों में इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था कि मैं किसके अंडर काम करूंगा भाई, एक महिला के अंडर। और वो रजिया जो है टोपी पहनकर, कहा जाता है यानी कि जो मुस्लिम औरतों में पर्दा प्रथा जो चल रहा था उसको त्याग करके, कहा जाता है कि कुबा यानी कि कोट और कुल्हा यानी कि टोपी, कोट और टोपी पहनकर रजिया पहुंच जाती थी कहाँ? दरबार में। और दरबार में जब पहुंचती थी तो चारों सरदार, चालीसा जितने भी जो टॉप लीडर के थे सरदार लोग, तुर्क सरदार लोग, ये लोग में बहुत सारे लोग जो है वो नागवार गुजरते थे कि यार हम इस औरत के साथ में काम नहीं कर सकते हैं। बताइए, टोपी पहन के महिला को होना चाहिए कि ढक उक के चले, और ये तो एकदम आ रही है कोट और टोपी पहन के ना, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो तुर्क सरदार लोग षड्यंत्र रचता है कि इसके खिलाफ कुछ किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। अब एक्शन चलता है, स्टार्ट होता है, इसको यहां से गद्दी से हटाया जाए। उससे पहले कि वो लोग कुछ एक्शन ले, रजिया सुल्तान को पता चल जाता है कि ये तुर्क चालीसों जो हैं ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
षड्यंत्र रच रहे हैं। अब षड्यंत्र रच रहा है, रजिया सुल्तान को ये बात पता चलता है तो रजिया सुल्तान क्या करती है, तो तुर्क सरदार के समूह पे, तुर्क सरदारों के समूह पे हमला कर देती, हमला कर देती, बहुत सारा नुकसान होता है। और उस समूह पे जो हमला होता है तो तुर्क सरदार लोग और नाखुश हो जाता है उससे, बोलता है ये तो मनमानी कर रही है अपना रजिया, इसको और सबक सिखाना पड़ेगा। बात समझ रहे, सबक सिखाना पड़ेगा। कहा जाता है कि लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा था और उसने खुद सेना लेकर, कौन, रजिया सुल्तान, लाहौर की तरफ चल पड़ी थी और सरहिंद की तरफ बढ़ी। लेकिन उस समय में उसके जो रजिया सुल्तान का जो खेमा था उसमें भगदड़ जैसा मच गया था, मतलब उसके बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे, बहुत सारे ये थे। लेकिन एक नाम याद आता है, याकूत खां। याकूत खां, ये याकूत खां कौन था इसके बारे में सुन लीजिए। ये याकूत खां, जैसे कि आप से थोड़ा पीछे चलते हैं, रजिया जब पूरा सत्ता संभाल रही थी तो जो 40 सरदार थे ना, ये चाहते थे किसी भी तरह इसका छवि को गिराया जाए, धूमिल किया जाए। और छवि को गिराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को लेकर बदनाम किया जाए, बदनाम किया जाए। तो उसी क्रम में इसके पास, आप उसका योद्धा कह लीजिए या जो कह लीजिए, उसका नाम था याकूत खां। याकूत खां इनको बहुत मदद करता था, तो लोगों को लगता था कि चलो इसी के साथ में इसका प्रजा के सामने में इसको बदनाम करना शुरू कर दिया जाए। और जब ये लाहौर की तरफ और इधर कूच की थी तो उस समय याकूत खां की हत्या कर दी जाती है, और याकूत खां की हत्या कर दी जाती है। और फिर कहा जाता है कि रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और यह रजिया सुल्तान को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद इसको पेश किया जाता है कहाँ, अल्तुनिया, अल्तुनिया के समक्ष रजिया सुल्तान को पेश किया जाता है। रजिया सुल्तान गिरफ्तार हो चुकी हैं अल्तुनिया, और अल्तुनिया जो है इधर रजिया सुल्तान को कहते हैं कि भाई, ये भी उसी सरदारों में से थे, हाँ इसी सरदारों में से ये भी थे। अब ये अल्तुनिया जब इनसे मिलता है तो कहता है कि आपको तो भाई छोड़ेंगे नहीं, आदेश आने वाला है, आदेश आएगा, और जैसे ही आदेश आएगा आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, याद रखिएगा। अब रजिया थोड़ा सा सोचती है कि भाई चला कैच कर लिया, हमको पकड़ लिया, कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। क्या उपाय निकालना है? तो अल्तुनिया को कहती है, सुन भाई, ऐसा है कि अगर आप मुझे कैद करके रखे हैं यहाँ पे, तो दिल्ली में कोई ना कोई बैठ ही जाएगा, कोई ना कोई बैठ ही जाएगा, और वहाँ के जो तुर्क सरदार लोग हैं वो लोग किसी न किसी को बैठा ही देंगे। ये माना कि आपको आदेश दिया गया था कि आप उसको कैप्चर करें, आपने वो किया भी, लेकिन आपको क्या, आपको क्या? तो फिर जाके रजिया सुल्तान उसके समक्ष एक ऑफ़र रखती है, और वो ऑफ़र क्या का है? विवाह का, कि आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए महाराज, और फिर हम लोग दोनों मिल के जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और वहाँ पे राज्य संभालेंगे। क्या इधर लाहौर में बैठे हुए, इधर बैठे हुए। अब अल्तुनिया के साथ में रजिया सुल्तान का क्या हुआ? विवाह होता है, और विवाह होने के बाद अल्तुनिया को अपने पक्ष में करके वह जो है पहुँचती है दिल्ली की तरफ, कूच करती है, और कूच करने के ध्यान में वो पहुंचती है भिटंडा, और भिटंडा की ओर जाने के क्रम में वो वापस पहुंचती है कहाँ? कैथल। और कैथल में दुर्भाग्यवश जो है 13 अक्टूबर
1240 को रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है डाकुओं के द्वारा। तो इस प्रकार से रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका रजिया सुल्तान था जो 1240 में ख़त्म हो चुकी है, और आगे चलेंगे कल हम लोग लेकर। ठीक है, समझ में आया कहानी? थोड़ा सा होच पोच लगा होगा बट फिर भी समझ में आया। चलिए कल मिलते हैं हम लोग।